आखिरकार 3 देश तिब्बत पर क्यों टूट पड़े हैं, जानेंगे। तिब्बत का मामला एक बार फिर से निकल कर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल की एंट्री हुई। क्या अब कुछ नया होगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी संसद ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के बारे में बीजिंग के कथन का मुकाबला करने के लिए एक 2 दलों वाला विधेयक मंजूरी के लिए भेजा है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर अमेरिका चीनी सरकार और दलाई लामा के बीच संवाद को आधिकारिक रूप से बढ़ावा भी देगा। प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को तिब्बत चीन विवाद अधिनियम के समाधान को बढ़ावा देने के लिए 391-26 से मतदान किया, जिसे पिछले महीने सीनेट ने पारित किया था। इस विधेयक को ओरेगन के डेमोक्रेट सांसद जेफ मर्कले ने सीनेट में पेश किया, जिसमें कहा गया कि ये विधेयक तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थानों के बारे में बीजिंग द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए धन मुहैया कराएगा। माना जा रहा है कि इस कानून पर चीन सख्त प्रतिक्रिया देगा। ये विधेयक चीनी सरकार के इस दावे का खंडन करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। ये अमेरिकी नीति बनाएगा कि तिब्बत की स्थिति पर विवाद अनसुलझा है। ये अमेरिकी नीति भी बनाएगा कि तिब्बत का तात्पर्य केवल चीनी सरकार द्वारा परिभाषित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से नहीं है, बल्कि गांसू, किंगई, सिचुआन और यूनान प्रांत के तिब्बती क्षेत्रों से भी है। मंगलवार को सदन में टेक्सास के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैकॉल ने कहा कि इस विधेयक को पारित करना अमेरिका के इस संकल्प को दिखाता है कि तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की यथास्थिति स्वीकार्य नहीं है, और मैं दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई संदेश या उपहार नहीं सोच सकता। तिब्बत पर वाशिंगटन की स्थिति के बारे में भाषा को सख्त करते हुए विधेयक के समर्थकों को उम्मीद है कि ये निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए बीजिंग पर दबाव डालेंगे। दोनों पक्षों ने 2010 से औपचारिक बातचीत नहीं की है। सदन ने फरवरी में सीनेट विधेयक का एक संस्करण पहले ही पारित कर दिया था। उस सदन विधेयक के प्रायोजक ने कहा था कि बीजिंग और दलाई लामा के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता के लिए अमेरिका द्वारा की गई पिछली अपीलें विफल हो गई हैं। बीजिंग का तर्क है कि तिब्बत 700 से अधिक वर्षों से केंद्रीय चीनी शासन के अधीन रहा है, जबकि लंबे समय तक तिब्बती प्रचारकों का तर्क है कि ये क्षेत्र प्रभावी रूप से स्वशासित था। दलाई लामा ने कहा है कि वो तिब्बत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तिब्बत पर बीजिंग के ऐतिहासिक दावे को मान्यता नहीं दी है। अप्रैल में चीन के विदेश मंत्रालय ने फिर से जोर दिया कि आध्यात्मिक नेता के साथ कोई भी संपर्क या बातचीत उनके व्यक्तिगत भविष्य या अधिक से अधिक उनके करीबी सहयोगियों के बारे में होगी, न कि तिब्बती स्वायत्त के सवाल पर। अमेरिकी विदेश विभाग स्वायत्त क्षेत्र और अन्य तिब्बती क्षेत्रों को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन बिल के समर्थकों का कहना है कि अमेरिकी सरकार ने कभी ये स्थिति नहीं ली है। 1950 के दशक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बिल के लेखकों का तर्क है कि चीनी सरकार तिब्बतियों को अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, इतिहास, जीवन शैली, पर्यावरण को संरक्षित करने की क्षमता को व्यवस्थित रूप से दबा रही है और जोर देकर कहती है कि तिब्बती लोगों को निर्णय का अधिकार है। 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से बाइडेन ने अभी तक दलाई लामा से मुलाकात नहीं की है। 2020 में एक उम्मीदवार के रूप में बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी कि वे 3 दशकों में एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तिब्बती आध्यात्मिक नेता से मुलाकात नहीं की है और न ही उनसे बात की है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तिब्बती मुद्दे के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। तिब्बत में चीन के कार्रवाइयों के बारे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चिंता जताई है और तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष रूप से एक अधिकारी को भी नियुक्त किया है। लेकिन आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अमेरिका अपने यहाँ एक विधेयक ला रहा है, कनाडा भी अपने यहाँ एक विधेयक ला रहा है और साथ ही में भारत भी तिब्बत के 30 स्थानों के नाम बदल रहा है। यानी कि अगला टारगेट क्या तिब्बत है और तिब्बत पे ही 3 देश उलझ रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल को एक बार फिर से
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। डोभाल को लगातार तीसरी बार ये जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि डोभाल को फिर से ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी या कोई और इस पद पर आएगा। हालांकि मोदी ने एक बार फिर से अपने पुराने तुरुप के इक्के पर ही भरोसा जताया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने डोभाल को पहली बार एनएसए नियुक्त किया था। 2019 में उन्हें एक बार फिर से 5 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी। पिछले एक दशक में डोभाल ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 2014 में अजीत डोभाल ने इराक के तिकरीत में एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों की रिहाई सुनिश्चित की। वे एक शीर्ष गुप्त मिशन पर गए। 25 जून 2014 को इराक गए ताकि जमीनी स्थिति को समझ सके। 5 जुलाई 2014 को नर्सों को भारत वापस लेकर आए। भारत की तरफ से सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले डोभाल के देखरेख में किए गए। उन्होंने डोकलाम गतिरोध को समाप्त करने में भी मदद की। इसके अलावा पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाए। 1945 में उत्तराखंड में जन्मे वे भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और सैन्य कर्मियों के लिए ये एक वीरता पुरस्कार है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वरिष्ठ अधिकारी होता है। एनएसए की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है और इस समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और रणनीतिक मामलों में भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री के विवेक पर काम करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सभी खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करता है, उन्हें प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भारत के आंतरिक और बाहरी खतरों और अवसरों में संबंधित सभी मामलों पर नियमित रूप से प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम सौंपा गया है और अभी इनकी एंट्री के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में भी कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है जो घटनाएं इस वक्त बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मचा रही है। भारतीय सेना भी यहाँ एक्शन मोड में दिख रही है और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर डरा हुआ कोई है तो इस वक्त डरा हुआ पाकिस्तान है कि न जाने आगे क्या हो। क्या यहाँ पर आगे चलकर किसी युद्ध की तरह तो नहीं हो जाएगी या आगे चलकर कोई स्ट्राइक तो नहीं होगा, ऐसा भी माना जा रहा है। पहले ही पीओके के पूर्व पीएम चिता चुके हैं पाकिस्तान को कि यहाँ पर भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है। अब अभी के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार आगे की क्या स्थिति होगी। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं और यहाँ कुछ सफलताएं भी भारत के सेना को मिला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।